नमस्कार, आप लोग को फन इंडिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स फॉर यूपी कैडेट में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। तो आज से हम यहाँ पे फिजिक्स जो है शुरू करेंगे यूपी कैडेट के लिए, जो कि स्पेशली यूपी कैडेट के लिए जो यूपी कैडेट में क्वेश्चन आते हैं उसके अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं कि यूपी कैडेट में जो है यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन उनकी बात यहाँ पे की जा रही है, तो शुरू किया जाएगा और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन पर, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। तो घरों में जो वॉशिंग मशीन लगी होती है उसकी बात की जा रही है। तो वॉशिंग मशीन जो कपड़ा धुलने वाली बात होती है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो इस मशीन जो किस पर सिद्धांत पर होती है, तो अपकेंद्रण सिद्धांत पर होती है। ध्यान रखिएगा, अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन पर क्या बेस्ड होता है, वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट वन, विस्थापन वेग बल और आयतन में से सदिश राशि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ आउट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फोर्स एंड वैल्यू। तो इसमें से आपका कौन सा नहीं है। आसमां का ऊंचा ताल, एक यहाँ पे ट्रिक है, आसमां का ऊंचा ताल, जिसमें कुछ आपके अदिश राशि के जो होते हैं वो आपके क्या होंगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला वाला ही आयतन। तो आपका यहाँ पे सदिश राशि नहीं, यानी आपका आयतन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सा है, सा से आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। माँ से आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। और यहाँ पे आसमां का से क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। देखिए सा जो है उससे समय होगा, माँ जो है उससे आपका क्या होगा, मात्रक हो जाए, जो मात्रा होती है उसकी बात की जा रही है। का से कार्य की बात की जा रही है। ऊ से जो है आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, ऊष्मा हो जाएगा। तो इसमें तीन चीज। चा से आपका चाल हो जाएगा, ता से आपका ताप हो जाएगा, ध्यान रखिए टेम्परेचर की बात की। ला से आपका लंबाई, आकी अन्य आपके आते हैं। और विस्थापन वेग और बल ये सब क्या हो जाएंगे, सदिश राशि। यदि किसी धन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। If the numbers of the representing the volume and the surface area of a cube are the same, then the length of the side of what of that cube will be the unit of measure. तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी। देखिए किसी घन की बात की जा रही है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। घन की बात की जा रही 6 हो जाएगा। हवाओं की ऊर्जा होती है, विंड हैव एनर्जी। तो जो हवाओं की ऊर्जा होती है वो होती है केवल गतिज ऊर्जा। ध्यान रखिए, केवल गतिज ऊर्जा होती है, ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है। स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करेंगे तो कौन होती है, जैसे जो जल आपके बांध पे रुके रहते हैं वो जो है स्थिति ऊर्जा में आते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है, एज सुन एज अ ट्रेन शॉट मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सीटिंग इन इट्स टिल्स बैकवर्ड्स, दिस इज ड्यू टू, मतलब इसका कारण क्या है। तो पांचवें के राइट आंसर की बात की, इनर्शिया ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जड़त्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपके न्यूटन के जो है तीनों नियम याद रहने चाहिए, पहला दूसरा तीसरा सभी नियम आपके याद रहने चाहिए। एक मनुष्य स्थिर नाव को 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव जो है 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। अ मैन जम्प्ड फ्रॉम आ स्टेशनरी बोट एट अ स्पीड ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड। द बोट slid at a speed of the 0.5 meter per second. Mass of the boat is how many times that of the man. तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/0.5। तो आप क्या करो भाई, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लो, तो ऊपर 50 नीचे 10, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी आपका जो यहाँ पे आदमी की जो चाल थी वहाँ पे मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। ठीक है, नाव का जो द्रव्यमान है वो कितना गुना है, 10 गुना है। नेक्स्ट वन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अबव इट्स वेट इज।
तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होगा, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, यानी अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है। हाँ, गति के बारे में अगर पूछा जाता, यानी उसका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग की बात की जाती, तो वहाँ पे हम कुछ होता, जैसे कि उसका प्रारंभिक जो स्टार्टिंग वहाँ पे जो है आपका पॉइंट होता है, स्टार्टिंग जो वेलोसिटी थी, स्टार्टिंग जो वेट, वहाँ पे वेग होता हो गया होता, 0 हो जाता। मानव शरीर का भार अधिकतम कहाँ होता है? वेयर इज द मैक्सिमम वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर का जो अधिकतम वेट होगा वो कहाँ पर होगा? अभी नहीं का ऑप्शन में भाई पेट नहीं दिया है, खोपड़ी नहीं दिया है, ये सब नहीं सोचना। यहाँ पे आपके ऑप्शंस जो दिख रहे हैं उसी के अनुसार, फिजिक्स के अनुसार आंसर देना, बायोलॉजी में नहीं जाना है। फिजिक्स के अनुसार अगर यहाँ पे देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्रुव जो होते हैं, यानी पोल की बात कीजिए, एट द पोल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मानव शरीर का जो भार होगा वो अधिकतम होगा, सबसे जो न्यूनतम होगा वो इक्वेटर पे होगा। यानी आपका किसी भी वस्तु का जो भार सबसे कम होगा पृथ्वी पर, वो कहाँ पे होगा? इक्वेटर पर होगा, यानी भूमध्य रेखा पर होगा। यहाँ पे क्या होगा? 0 हो जाएगा, यानी सबसे कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग होगा। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टेल बेंडिंग with a uniform acceleration of the 9.8 meter per second. What will be its velocity after 3 seconds? तो यहाँ पे 3 सेकंड बाद उसके वेग की बात की जा रही है, तो आपका क्या हो जाएगा? 9.8 मल्टीपल 3, 8 त्रिक 24 और 9 त्रिक 27 और 27 2 29 हो गया। एक अंक बाद दशमलव, तो हम क्या करेंगे? एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव को लगा लेंगे। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आपका है, यानी 29.4 मीटर पर सेकेंड उसका वेग। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान होगा। If the mass of the earth remains the same and the radius becomes less than 1%, then the value of g on the surface of earth will be। तो कह रहा है कि भाई पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो सेम रहे, यानी अनचेंज्ड रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, लेकिन उसकी जो त्रिज्या है यानी उसकी रेडियस है 1% कम कर दी जाए, तब जो पृथ्वी के तल पर जी का जो मान होगा वो कैसा होगा? तो जी का जो मान होगा वो क्या होगा कि वो बढ़ जाएगा, यानी कितना बढ़ जाएगा? 2% से क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा, विल इंक्रीज बाई 2%। नेक्स्ट वन, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। व्हाट इज द रीजन फॉर द स्फेरिकल शेप ऑफ एन रेन ड्रॉप? तो वर्षा की जो बूंदें होती हैं गोलाकार होती हैं, क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का ही देखते होंगे आप, जैसे कि मच्छर जल पे जो तैरते हैं वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी मिट्टी का तेल हम डाल देते हैं तो उसका क्या होता है? पृष्ठ तनाव वहाँ पे कम हो जाता था और वहाँ पे क्या होता है? जल में जो है मच्छर डूब के मर जाते हैं। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड ड्रॉप टू कंप्रेस एंड लिक्विफाई द मिनिमम एरिया इज ड्यू टू। तो 12 का राइट आंसर क्या है? इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है, 20 kg के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य है। द वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ बॉडी ऑफ 20 kg एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर एबव द ग्राउंड इज। तो भाई ये कितना कार्य है? ये कितना है? शून्य कार्य, ध्यान रखिएगा, शून्य हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे कार्य की बात करें तो कार्य का जो मात्रक होता है यानी इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और यह जो है एक अदिश राशि है। किसी पिंड का वेग दूना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो किसी पिंड का वेग जो है यहाँ पर दुगना करने पर, अगर जैसे कि वहाँ पे पिंड का वेग दुगना पर उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कैसी हो जाएगी? तो यहाँ पे 4 गुनी हो जाएगी। यहीं पे अगर आपका कहे कि भाई किसी पिंड का जो है द्रव्यमान,
किसी पिंड का द्रव्यमान जो है अगर दुगना हो जाए, किसी पिंड का जो द्रव्यमान होगा दुगना हो जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो काइनेटिक एनर्जी की बात की रही, तो वो कितनी हो जाएगी, तो वो ऊर्जा भी आपकी क्या हो जाएगी, वो भी दुगनी हो जाएगी। यानी अगर हम किसी पिंड का जो है वेग यहाँ पे द्रव्यमान जो है दोगुना करेंगे तो उसकी जो काइनेटिक ऊर्जा यानी क्या है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बात की जा रही है, तो वो भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। यहीं पे अगर आप संवेग को दुगना करेंगे, संवेग को मोमेंटम की बात की जा रही है, अगर संवेग को दुगना करेंगे यहाँ पे दोगुना यानी ट्वाइस की बात की, यानी मोमेंटम को अगर ट्वाइस करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी यानी गतिज ऊर्जा जो होगी वो कैसी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना यानी 4 टाइम। ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन। किसी पिंड का अधिकतम भार, मैक्सिमम वेट ऑफ अ बॉडी, तो 15 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी पिंड का जो अधिकतम भार कहाँ होगा, निर्वात में होगा। ध्यान रखिएगा निर्वात में। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास, ऑन हीटिंग सर्कुलर मेटल प्लेट विद अ सर्कुलर होल इन इट्स सेंटर, द डायमीटर ऑफ द होल इज। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए एक धातु की जो प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद होगा तो गर्म करने से इसके छेद का जो व्यास होगा वो कैसा होगा, बढ़ जाएगा, यानी जो डायमीटर हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, बिल इंक्रीज। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा सीधे ही प्राप्त होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी डायरेक्टली। तो किससे मिलती है हमें, सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखिएगा सूर्य से यानी सन से, समुद्र से हम डायरेक्टली ले नहीं सकते, उसके द्वारा जो है हम परिवर्तित करके ले सकते हैं। अंतरिक्ष से भी हम अगर ऊर्जा कोई ले रहे हैं तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित करके ले सकते हैं। वायुमंडल से भी हमें जो ऊर्जाएं मिलती हैं क्या, परिवर्तित रूप में लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज। तो समतल दर्पण की बात की जा रही है तो यहाँ पे कैसा होगा, आभासी होगा, वर्चुअल होगा यानी काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। ध्यान रखिएगा। और वस्तु के बराबर होगा यानी इक्वल होगा, वस्तु के जो है इक्वल में हो जाएगा, जो थिंग आपकी दिख रही ऑब्जेक्ट के इक्वल में आपका हो जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो 19 के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवरक्त जो किरणें होती हैं उनकी क्या होती है, इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उनकी क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे लंबी होती है। इसकी खोज की अगर बात की जाए तो किसने किया था, जॉर्ज हर्सले के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा हर्सले। ठीक है। यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेमी प्रति सेकेंड के वेग से जा रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से आएगा। If you are going towards a plane mirror with a velocity of the 10 semi per second, then with what other velocity will your image come from you। मतलब आपका यहाँ पे जो है समतल दर्पण अगर लगा हो और आप इधर से जो है अगर जा रहे हो तो भाई ये जो है मिरर आपकी तरफ किस प्रकार से आता हुआ दिखाई देगा, मतलब जो उसमें इमेज दिखेगी वो किस प्रकार से आपकी तरफ आती हुई दिखेगी, तो भाई आपकी तरफ जो है दुगने वेग से आती हुई दिखेगी, यानी आपका 20 सेमी पर सेकेंड के हिसाब से दिखेगी आपकी तरफ आती हुई। नेक्स्ट वन, मैक नंबर का संबंध है, द मैक नंबर इज कंसर्न विथ। तो मैक नंबर से यहाँ पे किससे रिलेट करता है, वायुयान के वेग से, यानी जो वायुयान होते हैं आपकी विद द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनके यहाँ पे जो स्पीड होती है उसको यहाँ पे उससे रिलेट किया जाता है मैक नंबर, यानी उसमें हम जो है यहाँ पे स्पीड को मापते हैं किसके, वायुयान के, एयरक्राफ्ट के। प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है, रीजन फॉर द जनरेशन ऑफ रेजोनेंस। प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण आपसे पूछा जा रहा है, तो 22 के राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो ध्वनि का जो है क्या होता है, परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होता है, इसके कारण क्या होता है, प्रतिध्वनि जो है उत्पन्न होती है।
नेक्स्ट, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल। द echo is heard separately from the original sound when the minimum gap between the source of sound and the reflecting surface is। मतलब कि अगर आप यहाँ पे हो और यहाँ से, मतलब आप अगर यहाँ पे दीवार आपके सामने हो और यहाँ से आपने कोई आवाज़ निकाली, तो ये जो आवाज़ जाएगी यहाँ से आपको कितने डिस्टेंस होने चाहिए कि आपको जो है पुनः ये जो है सुनाई दे। मतलब यहाँ से आपका रिटर्न होके फिर से आपके जो है कानों को जो है सुनाई दे। तो इस चीज़ की बात है की जा रही, भाई आप अगर यहाँ पे हो और यहाँ से आप अगर बोले कुछ, तो ये जो आवाज़ यहाँ पे जाएगी तो लौट के कितनी देरी में जो है कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए को जो है आपके तब पास में आ जाएगी और आपको तब प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो न्यूनतम अंतराल की बात करें, मिनिमम जो है कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं, मिनिमम जो है कितनी होनी चाहिए, कम से कम 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर? 17 मीटर की 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो 24 की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो 24 राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर आपका कौन सा दिख रहा है, सिलिकॉन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जर्मेनियम भी आपका ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो आपका जर्मेनियम भी रहता। ध्यान रखिएगा जर्मेनियम भी आपको क्या करना है, याद रखने का, ठीक है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन सा आधारित नहीं होता, तो यहाँ पे जो आपका देखिए विद्युत पंखा भी आधारित होता है, यानी इलेक्ट्रिक फैन की बात की जाए वो भी आपका वेस्ट होता है, और टेलीफोन रिसीवर ये भी आपका वेस्ट होता है। कार्बन माइक्रोफोन, जबकि क्या होता है कार्बन माइक्रोफोन आपका यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव पर, यानी जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव होता है उस पर आपका क्या होता है, वेस्ट नहीं होता, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। डायनमो भी आपका उसी पर वेस्ट होता है। तो आपके जो यहाँ पे सभी क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और यहाँ पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सके। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए फानी में। सर थैंक यू।